देखो अब समझो आप, हमारे देश में जब कोई केस होता है, केस को हम हिंदी में बोलते हैं वाद। केस तो होते हैं या नहीं होते? होते हैं। केस दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था, सिविल और क्रिमिनल। ठीक है, केस दो तरह के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। इसको मैंने कहा था दीवानी और इसको मैंने कहा था फौजदारी। ये नागरिक मामले होते हैं और ये आपराधिक मामले होते हैं। ठीक है, ये जो मामले होते हैं नागरिक मामले, ये होते हैं व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति, और ये मामले जो होते हैं आपराधिक मामले, ये होते हैं व्यक्ति वर्सेस सरकार। ये सब बताया था आपको। अब इसके अलावा समझो आप, केस जो होते हैं उसमें दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो। एक पक्ष होता है वादी और एक होता है प्रतिवादी। ठीक है, इसका मतलब जिसने केस लगाया है और जिसके खिलाफ लगाया है, उसको हम क्या बोलते हैं? वादी प्रतिवादी। और हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए एक शब्द आएगा, वादी प्रतिवादी न्याय व्यवस्था। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को भी यदि कोर्ट में जाना है तो उसका खुद का मामला होना चाहिए। क्लियर है? जैसे मान लीजिए मैं पीड़ित हूं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं अपनी तरफ से केस दर्ज करूंगा। क्लियर है? पुलिस में केस होगा, कोर्ट में जाएगा। समझ में आ रही बात? तो एक पक्ष होगा जिसे कहेंगे वादी पक्ष और दूसरा होगा प्रतिवादी, यही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, जिनको किसी का सहारा नहीं है, कमजोर होते हैं, और जो जानते ही नहीं है कि न्याय होता क्या है, या वो सक्षम नहीं है न्याय लेने में, या वो न्याय व्यवस्था से डरते हैं, कौन कहां जाएगा, कैसे उसको अपने हिसाब से वकील मिलेगा, इस तरह के लोग। क्लियर है? जैसे कई बार मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, फुटपाथ पे कुछ लोग सो रहे हैं। अब समझिए उन लोगों का जीवन कैसा होगा? अच्छा होगा, बुरा होगा? बुरा होगा। वो जानते ही नहीं है कोर्ट क्या होता है, कचहरी क्या होती है। वो तो मान लो कि भीख मांग रहे हैं और उससे उनका जीवन चल रहा है, और गरीबी उनके चरम पे। गरीब भी है, असहाय भी है, पढ़े लिखे नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, एक रईस ज्यादा आए, अमीर ज्यादा, और रात को दारू के नशे में इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे। मैं नहीं कह रहा हूं कौन है, ठीक है, और मान लीजिए इसमें से 5 या 6 लोगों की डेथ हो जाए। आप बात समझ रहे हैं? कोर्ट में इस तरह से पैरवी हो, कोर्ट में कोई इनका व्यक्ति पहुंचे मान लीजिए, तो इस तरह से पैरवी हो कि जिसने गाड़ी ऊपर चलाई वो जीत जाए, या मान लो इनकी तरफ से कोई भी पैरवी नहीं करने गया तो इनका जो वकालत पक्ष है वो कमजोर रहा और सामने वाला पक्ष जीत गया। क्या ये न्याय व्यवस्था के लिए अच्छी बात है? नहीं है। ऐसे में कोई तीसरा पक्ष भी, इन दोनों से हटकर कोई तीसरा पक्ष भी न्याय की गुहार लगा सकता है, या ये कहें कि न्याय के लिए आवेदन कर सकता है। क्यों कर सकता है? कारण ताकि समूह के हितों की रक्षा हो।
ताकि समूह के हितों की क्या हो, रक्षा हो। समझ आ रही बात? इसका मतलब आप किसी भी मुद्दे पर जहां आपको लगता हो, अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर लीक जो प्रकरण हो रहे हैं इसकी वजह से युवाओं के साथ क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। एग्जाम जो देने वाले सीरियस गंभीर बच्चे हैं उनके साथ चोट हो रही है। अब किसी भी कारण से मान लो ये एसआई की भर्ती निरस्त हो जाए, एसआई की भर्ती क्या हो जाए, निरस्त हो जाए। अब इसमें दो पक्ष है, एक जिसने ईमानदारी से मेहनत की है और पूरी ईमानदारी से अपना, क्योंकि एसआई की वैकेंसी भी 2-4 साल तो लेती है, पढ़ाई की होगी, मेहनत की होगी, मेहनत से सेलेक्ट हुआ होगा। अब सिलेक्शन के बाद घर परिवेश में खुशियां मनाई गई होगी, हो सकता है सगाई भी हो गई होगी, शादी भी हो गई होगी। समझ में आ रही बात? मतलब एक संसार बन गया उस आदमी का, जबकि उसने पूरी ईमानदारी से मेहनत करके उस पद को प्राप्त किया। और एक दूसरा पक्ष है जिसने बदमाशी से इस नौकरी को प्राप्त किया। तो कहने का मतलब दो लोगों की बदमाशी है, एक तो जो सिस्टम में थे जिन्होंने गलत किया, और एक ऐसे लोग जिन्होंने पेपर लिया। लेकिन इस व्यक्ति की तो कोई गलती है, इस समूह की कोई गलती नहीं जिन्होंने मेहनत से नौकरी ली है। और मान लो एग्जाम निरस्त हो जाए और एग्जाम की प्रक्रिया वापस जीरो से शुरू हो, तो बताइए क्या ऐसे व्यक्ति के साथ न्याय हुआ? नहीं हुआ। भाई न्याय देखा जाता है, जस्टिस देखा जाता है। क्लियर है? तो मैं या आप में से कोई भी ऐसे समूह के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं, और उसको हम क्या कहेंगे? इससे बढ़िया कहीं समझ में नहीं आ सकता, और यहां समझ में नहीं आए तो कभी आएगा भी नहीं। परिभाषा क्या बनी कि वादी प्रतिवादी न्याय से हटकर कोई तीसरा पक्ष भी न्याय की गुहार लगा सकता है, न्याय के लिए आवेदन कर सकता है, ताकि समूह के हितों की रक्षा हो। उद्देश्य गरीब, असहाय और कमजोर व्यक्ति को क्या मिले? न्याय मिले। तो ये जो व्यवस्था है ये हमारे देश में पहले नहीं थी। ये व्यवस्था हमारे देश में शुरू हुई 80 के दशक में, और इसे शुरू करने का श्रेय जाता है एक तो जस्टिस पीएन भगवती और एक जस्टिस अय्यर। और ये जो हमने प्रोविजन लिया है, ये भी प्रोविजन हमने कहां से लिया है? अमेरिका। पिछली बार ये सवाल आरएस में पूछा गया था, जनहित याचिका का प्रावधान कहां से लिया गया? अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी लिखवाने की आवश्यकता नहीं, आप बोर्ड पे लिखी हुई बात को अच्छे से उतार लो। उतार लोगे? यहां जो मैंने लिखा है केस के नेचर लिखे हैं, यहां केस के 2 पक्ष लिखे हैं, ठीक है? पूरा उतार लो, ठीक है? जल्दी से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये जो पॉलिटिशियन होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, पूंजीपति होते हैं, ये कहीं ना कहीं गरीबों के साथ, कमजोर वर्गों के साथ गलत करते हैं। और ऐसे में अच्छा, ये व्यक्तिगत हितों की बात नहीं है, हमेशा याद रखना। कोई अपने जैसे आपका पर्सनल मामला हो ना, आप उसमें जनहित याचिका दर्ज नहीं कर सकते। ये मामला हमेशा किससे जुड़ा होगा? समूह के अधिकारों से जुड़ा होगा। सामूहिक अधिकार, अधिकारों के मुद्दे, ना कि व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत मामला।